हेलो एवरीवन 72 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी के क्लास नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। आज हम सब जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हम सब जीव विज्ञान के विभिन्न शाखा यानी जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं इंट्रो पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो इंट्रो पार्ट में उतना इंपॉर्टेंट बात नहीं था, लेकिन अब यहाँ से जो आपका क्लास शुरू हो रहा है यहाँ से आपके एग्जाम में अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ 72 बीपीएससी पीटी करके। बस उसी प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। उसमें 72 बीपीएससी पीटी से रिलेटेड जितने भी मेरे वीडियोस होंगे अगस्त से पहले अपलोड कर दिए जाएंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो। 8 के 8 सब्जेक्ट में अपलोड कर दूंगा, क्लास भी, प्रैक्टिस सेट भी और करंट अफेयर्स भी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की, जहाँ से आपका क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो बायोलॉजी का मतलब होता है बायो प्लस लोगस, ये दो शब्द के मिलने से बना है बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है जीवन और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन। तो बायोलॉजी में मेनली हम सब किसी भी जीव का अध्ययन करते हैं, चाहे वो मानव हो, चाहे वो एनिमल्स हो या फिर प्लांट हो। ठीक है, जिसमें जीवन है उसी का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो फादर है जीव विज्ञान के बायोलॉजी की, ये अरस्तु। ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए दूसरा जो प्रश्न है कि बायोलॉजी को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो बायोलॉजी को मुख्यतः हम सब 3 भाग में बांटते हैं। एक है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब इन तीनों का हम सब डिटेल अध्ययन करने वाले हैं। तो इन 3 भागों में हम सब बायोलॉजी को बांटे हैं। एक है बॉटनी, एक है जूलॉजी और एक है माइक्रोबायोलॉजी। आप इन तीनों का कहीं ना कहीं आप नाम जरूर सुने होंगे और इसके अंतर्गत भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में देखने को मिलता है। तो हम सब A to Z कवर करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी भी शामिल रहेगा। चलिए सबसे पहले हम सब बात करते हैं कि बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लेटिनम। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। तो हिस्टोरिया प्लेटिनम पुस्तक में इन्होंने 500 से ज़्यादा प्रकार के पौधे का वर्णन किया है। यानी आप इतना समझ गए कि बॉटनी में प्लांट किंगडम का अध्ययन किया जाता है, पादप का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये जो बॉटनिक है ये ग्रीक शब्द है और ये बॉस्किन से बना है, जिसका अर्थ होता है चरवाहा। तो बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिस्टोरिया प्लेटिनम, एकदम याद रखेंगे। ये याद नहीं रखना है कि 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किया, पर आप ये पुस्तक का नाम याद रखेंगे। इसका अर्थ होता है चरवाहा और बॉटनी में मेनली पादप का अध्ययन करते हैं, प्लांट किंगडम का अध्ययन करते हैं। अभी हम सब बाद में प्लांट किंगडम काफी अच्छे ढंग से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज में कवर करवाऊंगा। दूसरा है जूलॉजी, इसमें मेनली जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं, तो इसको एकदम याद रखेंगे। और एक शब्द याद रखेंगे कि बायोलॉजी जो शब्द दिया है ये सबसे पहले लेमार्क और ट्रीवीरेनस द्वारा दिया गया था। ये 67th में क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैं ये भी बताते जाऊंगा कि कब कब बीपीएससी कौन कौन सा क्वेश्चन पूछी है। तो बॉटनी में हम सब मेनली प्लांट किंगडम का अध्ययन करते हैं और जूलॉजी में एनिमल किंगडम का अध्ययन करते हैं। चलिए बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो शब्द जब भी आप सुनेंगे तो ये एक ऐसा कण है जिसका जो साइज होता है वो 10 पे पावर -6 मीटर होता है, यानी 1 माइक्रोन बराबर 10 पे पावर -6 मीटर होता है। अब ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो ऐसा कण जिसका आकार माइक्रोन में हो, यानी 10 पे पावर -6 मीटर हो, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इस माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सब मुख्यतः विषाणु, जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं, यानी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसको हम सब बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाई करते हैं। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये ल्यूवेनहॉक है और इनके बारे में अभी आगे हम सब जानेंगे भी। इन्होंने सूक्ष्म जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का निर्माण करवाया था और जीवाणु की भी खोज की थी। और एक बात और, अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ पा रहा है तो वो शब्द का कमेंट सेक्शन में आप उपयोग करेंगे, यानी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल ये समझ गए कि माइक्रोबायोलॉजी जो है इसमें मुख्यतः सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है और सूक्ष्म जीव को 4 भागों में विभाजित करते हैं, एनसीईआरटी कहता है। ठीक है, वो हम सब आगे पढ़ेंगे। और माइक्रोन का मतलब होता है 10 पे पावर -6 मीटर। तो ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म जीव को देखने के लिए माइक्रोस्कोप बनाया और जीवाणु की खोज की और इवन इन्होंने शुक्राणु की भी खोज की है। तो ये 3 फैक्ट आप एकदम याद रखेंगे। इसी को हम सब माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। अभी सबका इंट्रो पार्ट चल रहा है और यहाँ से प्रश्न आपका एग्जाम में आता है। आइए कुछ तथ्य हम सब माइक्रोस्कोप के बारे में जानते हैं। तो सूक्ष्म जीव को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप का निर्माण ल्यूवेनहॉक ने किया।
संयुक्त माइक्रोस्कोप का निर्माण जैकरिस और जेन्सन ने किया। वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण नॉल एवं रुस्का द्वारा किया गया। तो तीनों अलग अलग माइक्रोस्कोप है और तीनों अलग अलग माइक्रोस्कोप का अलग अलग खोज करता है, अलग अलग निर्माण करता है। तो तीनों का फैक्ट आप याद रखेंगे। किसको देखने के लिए? तो कोशिकांग को देखने के लिए, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए। तो माइक्रोस्कोप का निर्माण ल्यूवेनहॉक, संयुक्त माइक्रोस्कोप का निर्माण जैकरिस जेन्सन ने और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण नॉल एवं रुस्का द्वारा किया गया था। एकदम इसको याद रखना है। चलिए अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं उत्परिवर्तन, ठीक है। और एक एक टर्म मैं आपको समझाते जा रहा हूं। उत्परिवर्तन के पिता किनको बोला जाता है? ह्यूगो डी ब्रीज को। उत्परिवर्तन क्या है? तो जीन में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ जीन क्या होता है और डीएनए क्या होता है और क्रोमोसोम क्या होता है। उत्परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे हम सब मानव हैं और अलग अलग मानव का अलग अलग डीएनए होता है, इसलिए हम सबका फेस एक साथ नहीं मिलता है, ठीक है। सभी बच्चे का जो फेस है वो अपने पिता या माता के साथ मिलता है। इसके पीछे यही उत्परिवर्तन है और उत्परिवर्तन की वजह से ही जो है सोसाइटी में अलग अलग चेहरे देखने को आपको मिलते हैं। तो जीन से जो है ये डीएनए बनता है। और ये जीन कैसे बनता है? तो यहाँ पे पिता का जो शुक्राणु है और माता का जो अंडाणु है वो मिलकर जो जाइगोट बनाता है उसी को हम सब जीन बोलते हैं। यानी ये शिशु का पहला चरण है, ठीक है। तो शिशु बनने से पहले जो जाइगोट बनता है उसी को हम सब जीन बोलते हैं और इसी जीन से डीएनए बोलता है और डीएनए को हम सब आनुवांशिक लक्षण बोलते हैं। आपका लक्षण आपके पिता में निहित है, यानी आपके पिता का सारा गुण आप में निहित होगा। यानी डीएनए जो है ये आनुवांशिक लक्षण है और क्रोमोसोम आपको पता है ये शिशु निर्माण में सहायक होता है। तो जीन से बनता है डीएनए और डीएनए से आप आगे बोल सकते हैं कि कोशिका बनता है या क्रोमोसोम बनता है और कोशिका से बाद में उत्तक बनता है। तो ये हम सब आगे टर्म में कोशिका में पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। फिलहाल उत्परिवर्तन आप समझ गए। इसके पिता ह्यूगो डी ब्रीज हैं, इसको आप याद रखिए। जीन में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। अब ये जीन कहाँ से आया? तो जीन मिलता है कहाँ से? तो पिता का स्पर्म यानी शुक्राणु से और माता के अंडाणु से मिलने से जो जाइगोट बनता है उसी को हम सब जीन बोलते हैं और वही जीन बाद में एक बेबी का निर्माण करता है, एक शिशु का निर्माण करता है, ठीक है। और वही शिशु में अपने पिता और माता का लक्षण पाया जाता है। और लक्षण किस वजह से पाया जाता है? क्योंकि उसमें डीएनए उसके माता और पिता का है। तो एक मैं टर्म आपको बताता हूँ। देखिए जीन जो है इससे डीएनए बनता है और डीएनए से कोशिका बनता है और कोशिका ही हमारे शरीर को आकार देता है और उस आकार से हम सब कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिका जब मिलता है तो वो उत्तक बनाता है, टिश्यू। और जब सारे उत्तक मिलते हैं तो अंग बनता है और अंग के बाद अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र के बाद आपका पूरे ऑर्गन का आविष्कार होता है। तो इस प्रकार से एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। तो आई थिंक उत्परिवर्तन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा और इस उत्परिवर्तन की वजह से ही सोसाइटी में अलग अलग डीएनए है, इसलिए अलग अलग सबका चेहरा दिखता है और बच्चे का चेहरा अपने पिता और माता से मिलता है इसी डीएनए और जीन की वजह से। इसी को उत्परिवर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सब। थोड़ा हम सब पढ़ते हैं क्या है जीन और क्या है डीएनए। तो पहले जीन को जानते हैं। तो जीन एक कोडोन है, ठीक है। और ये जीन किससे बने हैं? तो डीएनए से जीन बनता है, ये भी मैं ऑलरेडी बता दिया। लेकिन आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न कि जीन में क्या क्या रहता है। तो जीन में 4 कोडोन रहते हैं। एकदम नाम आपको याद रखना है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। एकदम इसको याद रखेंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये सब हम आगे सेल वाले चैप्टर में पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज इंट्रो पार्ट है इसका, तो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। तो जीन जो बनता है वो कैसे बना? तो पिता के शरीर से जो शुक्राणु निकलता है और माता के शरीर का जो अंडाणु होता है, अंडाशय होता है, उसके मिलने से जीन बनता है। और उस जीन में क्या होता है? तो उस जीन में एडेनिन रहता है, ग्वानिन रहता है, थाइमिन है और साइटोसिन है। और यही सब मिलकर के किसका आविष्कार करता है? तो यही सब मिलकर के डीएनए बनाता है। और अब हम सब बात करते हैं डीएनए क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। डीएनए क्या है? तो यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। यह 3 चीज से मुख्य रूप से बना है। पहला सुगर, तो इसमें किस प्रकार का सुगर पाया जाता है? डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। आरएनए का जब हम सब बात करते हैं तो उसमें राइबोस सिर्फ पाया जाता है। तो डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म, ठीक है। तो सुगर कौन सा पाया जाएगा? डीऑक्सीराइबोस। इसमें फास्फोरिक अम्ल भी होता है और नाइट्रोजन क्षारक भी होता है। और इसी नाइट्रोजन क्षारक का निर्माण इस 4 चीज से होता है जो कि अभी आप देख पा रहे हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो अभी एकदम दिमाग को हल्के ढंग से समझे, एकदम ध्यानपूर्वक समझे। तो जीन जो बना है वो माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु से बना है
और इस जीन में क्या रहता है, तो जीन में रहता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। जब सारे जीन बन जाते हैं तो वो एक जायगोट बनाते हैं और वही जायगोट बनकर एक शिशु का निर्माण करता है और उस शिशु का निर्माण जब होता है तो वही डीएनए है। ठीक है, तो यही सब पाया जाता है आगे। तो डीएनए में मैं आपको 3 चीज बताया, एक तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है यानी शुगर है और फास्फोरिक अम्ल है। इसके अलावा जो नाइट्रोजनिक क्षारक है इसको 2 भाग में हम सब कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं। नाइट्रोजनिक क्षारक में एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन। ठीक है, एकदम इसको याद रखना है। जो मैं टर्म आपको बता रहा हूँ ये सब याद करने योग्य बात है। जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो सारा आपको याद करना है। तो प्यूरिन और पायरिमिडीन, प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होता है, वहीं पायरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन होता है। और जिन यही 4 चीज के मिलने से बनता है जिसका नाम है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। बार बार आपको ऑप्शन में ये सारे चीज देखने को मिलेंगे। तो डीएनए में 3 चीज हुआ, क्या क्या हुआ, तो डीएनए में हुआ आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी शुगर हो गया, फास्फोरिक अम्ल हो गया, और नाइट्रोजनिक क्षारक में ये सारे टर्म होते हैं। चलिए कुछ और नेक्स्ट टर्म में हम सब बढ़ते हैं। जीवाश्म विज्ञान के पिता किनको कहा जाता है, तो जीवाश्म विज्ञान के पिता है लियोनार्डो डी विंची। ठीक है, और ये लियोनार्डो डी विंची थे, ये एक पेंटर थे, चित्रकार थे। इनकी 2 फेमस पेंटिंग है, एक मोनालिसा और एक है द लास्ट सपर। ठीक है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग द्वारा किया जाता है और कार्बन डेटिंग विधि का आविष्कार एफ लीवी द्वारा किया गया था। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के पिता बीरबल साहनी को कहा जाता है। भाई जीवाश्म तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन ये जीवाश्म होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए बहुत सालों पहले, लाखों वर्ष पहले जो है, कभी ना कभी भूकंप आया हो, सुनामी आया हो, और ऐसा घटना होते रहता है, प्राकृतिक आपदा घटना। तो लाखों वर्ष पहले भूकंप या सुनामी की वजह से जो भी धरती के ऊपर होगा, जैसे मानव, कोई एनिमल, कोई प्लांट, ये सब धरती के नीचे जब चल गया और उसके ऊपर बहुत सारा मिट्टी का लेयर जमते गया और वो धीरे धीरे जमीन के अंदर ही जाता गया, तो वो धीरे धीरे जो है वो कोयला का रूप ले लिया, पेट्रोलियम का रूप ले लिया। यानी भूकंप या सुनामी की वजह से कोई भी मृत चीज जो कि धरती के अंदर चले जाए और दबाव की वजह से एक पत्थर का रूप ले ले, उसी को हम सब जीवाश्म बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, तो फॉसिल के उदाहरण जो है ये जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। ठीक है, ये सब सारे फॉसिल के उदाहरण हैं। और फॉसिल को मापते कैसे हैं, जीवाश्म की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, तो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात की जाती है। और इस विधि के जो आविष्कारक हैं वो एफ लीवी हैं। और भारतीय जीवाश्म विज्ञान के पिता के बारे में अगर आपसे प्रश्न आया तो उनका नाम बीरबल साहनी है, उन्होंने सबसे पहले पता किया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात था। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं हम सब अनुवांशिकी के बारे में। ठीक है, तो अनुवांशिकी के पिता किन्हें कहा जाता है, तो ग्रीगर जॉन मेंडल। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन आपके साइंस में आ सकते हैं। आधुनिक अनुवांशिक के जनक हैं डब्ल्यू वाटसन, वहीं मानव अनुवांशिकी के जनक हैं अर्चीबाल्ड गेराल्ड। तो ये अनुवांशिकता क्या होता है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विभिन्न गुणों का संचार ही क्या कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले ये अनुवांशिकी का जो एक्सपेरिमेंट किया था ये मटर के पौधे में किया था। और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अनुवांशिक का मतलब होता है कि पूर्वज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी चलते आ रहा है। जैसे कि मेरे पिताजी से पहले उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी से पहले उनके पिताजी। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणों का संचार हो रहा है, जिसको आप सब गुणसूत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, शिशु का निर्माण आगे जनरेशन बढ़ते जा रहा है, इसी को हम सब अनुवांशिकता कहते हैं। जो आप फैमिली स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसी को अनुवांशिकता कहा जाता है। और अनुवांशिकता के पिता ग्रीगर जॉन मेंडल है। और आधुनिक अनुवांशिकी के बारे में अगर पूछेगा तो डब्ल्यू वाटसन है। वहीं मानव अनुवांशिकी के बारे में पूछेगा तो अर्चीबाल्ड गेराल्ड है। और एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाएगा कि अनुवांशिकी के पिता ग्रीगर जॉन मेंडल ने किस पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो ये मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म था। तो इसको बोलते हैं अनुवांशिक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे चलते जाना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं वर्गीकी के बारे में, टैक्सोनॉमी के बारे में। तो वर्गीकी के जनक हैं कैरोलस लिनियस। ठीक है, अभी सारे बायोलॉजी के हम सब पार्ट को विभाजित किए हैं, उनके फादर के बारे में और कुछ उनकी विशेषताओं के बारे में जान रहे हैं। तो कैरोलस लिनियस ने जीवों का वर्गीकरण का अध्ययन किया, यानी जीवों को सबसे पहले बांटने का जो काम है वो कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया। क्योंकि मानव एनिमल नहीं हो सकता, एनिमल कीट नहीं हो सकता, कीट प्लांट नहीं हो सकता, सब अलग अलग हैं। तो इनको कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। तो उसपे सबसे पहला जो बांटा गया था वो कैरोलस लिनियस द्वारा बांटा गया था।
और इन्होंने किस प्रकार से बांटा, तो कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति अवधारणा दिया। द्विनाम पद्धति, दो नाम, ठीक है, तो जीव के दो भाग होते हैं, ऐसा कैरोलस लिनियस ने किया। एक होता है जीनस, ये जेनेरिक नेम है, और एक होता है स्पेसीज, यानी ये जाति का नाम है। और कैरोलस लिनियस की किताब क्या है, सिस्टेमा नेचुराई। तो बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वर्गीकी का यानी पहली बार जीवों का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस द्वारा किया गया। चलिए मैं आपको द्विनाम पद्धति का कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे नीम के पेड़ को क्या बोला, एजिडिक्टा इंडिका। ह्यूमन को हम सब यानी मानव को हम सब क्या बोलते हैं, होमो सेपियंस। तो सेपियंस ये जाति हो गया, होमो उसका स्पेसीज हो गया, ठीक है। मटर को बोलते हैं पीसम सटिवम, गेहूं को ट्रिटकम सटिवम, चावल को ओरिजा सटिवम। जैसे मैंगो हो गया मैंगीफिरा इंडिका, शेर को पैंथरा लियो बोलते हैं, ठीक है, मेढक को राना टिग्रीना बोलते हैं। तो ये दो दो नाम जो दिया है ये कैरोलस लिनियस की देन है। तो इसी को बोलते हैं द्विनाम पद्धति, और ये द्विनाम पद्धति से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस द्विनाम पद्धति को भी आप याद रख लेंगे। कुछ कुछ आपके यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको करवा दिया हूँ, सफिशियंट है इतना। चलिए बढ़ते हैं। तो ये द्विनाम पद्धति हो गया, आगे बढ़ते हैं हम सब। अब यहाँ से मैं आपको कैटेगराइज बताता हूँ कि किन किन लोगों ने कितने भागों में जीवों का वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले हम सब देख लिए कि द्विजगत पद्धति का विकास कैरोलस लिनियस ने किया। इन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा, ठीक है, पादप जगत और जंतु जगत, यानी प्लांट किंगडम और जंतु जगत। सिंपल सा बात है। त्रिजगत वर्गीकरण किसने किया, तो अर्सनेल हैकल द्वारा किया गया। और इन्होंने जीवों को तीन भागों में बांटा, एक तो पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, जंतु जगत एनिमल किंगडम, और प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में इन्होंने किसको रखा, तो प्रोटिस्टा में इन्होंने मुख्य रूप से जो सूक्ष्म जीव होते हैं जिसमें उत्तक नहीं होता है उनको रखा, ठीक है। तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल और बहुकोशिकीय जीव जिसमें उत्तक नहीं है उसको रखा। सूक्ष्म जीव को प्रोटिस्टा में रखा गया। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि त्रिजगत वर्गीकरण किसने दिया, तो अर्सनेल हैकल ने दिया। द्विजगत वर्गीकरण किसने किया, कैरोलस लिनियस ने किया। 5 जगत जब हम सब पढ़ेंगे तो वहां जो जो बांटा गया है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा आइडिया रखना है कि त्रिजगत में कौन बांटा और द्विजगत में कौन बांटा। नेक्स्ट है 4 जगत में वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया, कॉपलैंड के द्वारा। उन्होंने जंतु जगत, पादप जगत, मोनेरा और प्रोटिस्टा, शब्द देखिए बढ़ते जा रहा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप जगत, जंतु जगत। उसके बाद पारी आता है 5 जगत वर्गीकरण को, और ये सबसे मान्यता प्राप्त जो है वो इन्हीं का है, इनका नाम है व्हिटकर महोदय। तो 5 जगत वर्गीकरण जीवों को 5 जगत में किसके द्वारा बांटा गया, तो व्हिटकर महोदय द्वारा बांटा गया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया आता है। तो ये जो 5 टाइप में बांटा गया है ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोनेरा में क्या आएगा, प्रोटिस्टा में क्या आएगा, फंगी क्या है भाई, प्लांट क्या है और एनिमिलिया क्या है। तो पांचों जगत का आपको याद रखना है, 2 से लेकर के 5। तो इन चारों वैज्ञानिक के वर्गीकरण में सबसे जो प्रूव्ड हुआ वो व्हिटकर महोदय द्वारा जो 5 वर्ग में जीवों को बांटा गया उसी को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त हुआ। तो चलिए देखते हैं कि इन्होंने किस किस प्रकार में कौन कौन जीव को कहाँ रखा है। सबसे पहला इन्होंने बांटा मोनेरा। तो यह प्रोकैरियोट कोशिका है। अब ये प्रोकैरियोट, यूकैरियोट क्या होता है ये हम सब सेल वाले में पढ़ेंगे। बस इतना आप समझ लीजिए कि हम सब बने हैं यूकैरियोट के, क्योंकि हम सब का शरीर जो है पूरा विकसित है, और जो जीवाणु है जिसको हम सब देख भी नहीं पाते हैं वो बना है प्रोकैरियोट का, यानी उसका जो कोशिका है वो पूर्ण नहीं है। हम सब पूरी शरीर है, ठीक है। तो हम सब यूकैरियोट के बने हैं, जबकि जीवाणु है या विषाणु है या फिर आप जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव देखते हैं वो प्रोकैरियोट्स कोशिका के बने हैं। उनका पूरा शरीर जो है वो अविकसित है, यानी पूरा विकास नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे जानवर बनेंगे यानी जितने भी एनिमल्स हैं वो यूकैरियोट के बने हैं क्योंकि उनका शरीर पूरा विकसित है। प्लांट यूकैरियोट का बना है, पूरा प्लांट दिखता है, लेकिन सूक्ष्म जीव जो होते हैं जो दिखाई भी नहीं पड़ते हैं वो प्रोकैरियोट कोशिका के बने हैं। तो मोनेरा जगत में इन्होंने प्रोकैरियोट कोशिका वाले जीव को रखा है, जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल और साइनोबैक्टीरिया। नीलहरित शैवाल समझते हैं जो समुद्र के अंदर कजली, बड़ी बड़ी कजली पाई जाती है, काई पाई जाती है, ठीक है, मतलब काफी बड़ी रहती है, 20 फीट 15 फीट इतने बड़ी कजली पाई जाती है, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पूरे पृथ्वी पे वही प्रदान करती है। तो नीलहरित शैवाल भी मोनेरा जगत में इन्होंने रखा और वो भी प्रोकैरियोट कोशिका का बना है, ठीक है। तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया व्हिटकर महोदय द्वारा। नेक्स्ट इनका देखते हैं। आइए बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। मोनेरा में रखा गया किनको, जो कि अविकसित है, जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल, उनको। प्रोटिस्टा में इन्होंने सारे जलीय जीव को रखा है, ठीक है, और ये सभी यूकैरियोटिक जीव हैं। यह स्वपोषी होते हैं, जैसे कि शैवाल, कजली, या परजीवी भी हो सकते हैं या मृत परजीवी भी हो सकते हैं, जैसे अमीबा, युगलिना, प्रोटोजोआ,
प्लाज्मोडियम। और ये युगलिना क्या है, तो युगलिना पादप और जंतु की बीच की कड़ी कहलाती है। और ये हम सब युगलिना के बारे में आगे हम सब सेल वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी घबराने वाली कोई बात इसमें है नहीं। तो आपको याद रखना है कि विटकर महोदय द्वारा मुनेरा जगत में, जो कि पहला जगत था, उसमें सूक्ष्म जीव को रखा गया है। दूसरा जगत हम सब पढ़ रहे हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा में सारे जलीय जीव को रखा गया है। जितने भी जलीय जीव हैं इनके द्वारा वर्गीकृत किया गया है प्रोटिस्टा में, ठीक है। और इसके कुछ उदाहरण जरूर याद रखेंगे, अमीबा, युगलिना, प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम। इसमें फिश वगैरह सब कुछ आ जाता है। तीसरा जो इनके द्वारा रखा गया वो कवक के बारे में, और कवक भी यूकेरियोटिक जीव है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और यह मृतो परजीवी होता है। यह कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करता है और यह भी परजीवी है। उदाहरण मशरूम और खमीर। आप ब्रेड को या फिर आप रोटी वगैरह जो घर में यूज़ करते हैं उसको अगर आप बाहर फेंक देंगे या फिर उसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देंगे तो उसके ऊपर जो डॉट 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 वाइट स्पॉट आ जाता है वही कवक है, ठीक है। तो कवक को इन्होंने अलग से कैटेगराइज किया है। कवक को इन्होंने तीसरे भागों में बांटा है, जिसमें मशरूम, खमीर, वो जो छाता बरसात के दिनों में उग जाता है वो मशरूम होता है। मशरूम उत्पादन में बिहार नंबर 1 पे है, तो मशरूम आप सब जानते होंगे। और फिर कवक उसी को बोलते हैं, जैसे कि वो ब्रेड के ऊपर जो छोटे छोटे डॉट डॉट हो जाते हैं 2-3 दिनों में, तो वो डॉट डॉट राइजोपस कहलाते हैं, वो राइजोपस कवक है। तो ब्रेड कवक को बोलते हैं राइजोपस कवक। तो ये फंगी। उसके अलावा इन्होंने 2 और भागों में बांटा, पादप जगत और जंतु जगत। वो ऑलरेडी आप जानते हैं, पादप मतलब प्लांट किंगडम, जंतु मतलब जंतु। तो जंतु में इन्होंने जंतु को बांटा और प्लांट में प्लांट को बांटा। तो विटकर महोदय द्वारा जो जीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया, उनमें मोनेरा सबसे पहले हम सब देखें। मोनेरा में सूक्ष्म जीव, प्रोटिस्टा में सारे जलीय जीव, कवक में जो आपका खमीर वगैरह होता है, मशरूम होता है, छोटे छोटे जो रोटी के ऊपर डॉट डॉट आ जाते हैं, उसको कैटेगराइज किया गया। चौथे किंगडम में इन्होंने प्लांटी को रखा, यानी सारे पेड़ पौधे को, और 5वें में एनिमिलिया को रखा, सारे जानवर को, ठीक है। तो 5 भागों में विटकर महोदय द्वारा ये वर्गीकृत किया गया। तो ये थे जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं का अध्ययन, जिसमें हम सब बहुत सारे शाखाओं के फादर के बारे में जाने और इसके अलावा उसके टर्म के बारे में जाने। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो सेल के बारे में होने वाला है, और वो वीडियो काफी लंबा होगा और पूरा सेल मैं आपको अच्छे ढंग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर सेल के लिए आप सब तैयार रहेंगे। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आने की उम्मीद रहती है एग्जाम में, तो इसको अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे आपको सारे टेस्ट का भी PDF प्लस ये क्लास का भी PDF अवेलेबल रहता है। तो आप सब जरूर वहाँ पे PDF डाउनलोड करके आप हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक 72 BPSC PT के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, बस आप उसी प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे और आपका सब कुछ मैं कंप्लीट करवा दूंगा एग्जाम से 2 मंथ पहले। और 72 BPSC में 1000 प्लस ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, 1000 से भी ज़्यादा। तो उसके लिए आप सब अभी से क्लास करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। सही ढंग से आप वहाँ पे फिर जवाब देने में सक्षम होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक लाइक कर देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं सेल वाले चैप्टर में, जहाँ पे हम सब काफ़ी लंबा क्लास करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।